वेलकम टू लाइफ ऑफ केमिस्ट्री। तो आज हम सीखेंगे आयोडोमेट्री के बारे में। ओके, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब ज़रा ध्यान से सुनेगा, ये बहुत बड़ा टॉपिक भी है। ओके, तो मैंने क्या किया है, इस टॉपिक को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है। ओके, तो पहले हम देखेंगे कि आयोडोमेट्री क्या है, आयोडीमेट्री क्या है, फिर हम जानेंगे इनके टाइट्रेशंस के बारे में इन शॉर्ट। ओके, देन हम देखेंगे कि थायोसल्फेट सॉल्यूशन क्या है, कैसे उसको हम स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं। एंड पार्ट 2 में हम देखेंगे कि पीएच का रोल क्या है आयोडोमेट्री में, हम कहाँ कहाँ से आयोडोमेट्री में एरर्स आते हैं और हम कैसे उसको दूर कर सकते हैं। एंड अब उसके बाद हम जानेंगे आयोडोमेट्री में कौन से इंडिकेटर यूज़ करते हैं हम और क्यों करते हैं। ओके, तो आज हम सिर्फ पार्ट 1 डिस्कस करेंगे और पार्ट 2 डिस्कस करेंगे अब अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आयोडोमेट्री और आयोडीन, पहले हमको जानना पड़ेगा कि आयोडीन कैसे रिडॉक्स रिएक्शन में टेक पार्ट करता है। सो आयोडीन reacts with 2 electron and get reduced to I minus ion. Okay, that is the iodide ion. Okay, the E0 for this reaction is 0.5345 volt. Okay, तो आयोडीन ने क्या किया ना, आयोडीन ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके खुद आयोडाइड आयन में रिड्यूस्ड हो गया। ओके, वोल्ट। ओके, तो अब क्या होता है ना, आयोडीन सॉल्यूशन हम यूं ही नहीं बना सकते। आयोडीन क्या होता है ना, वोलाटाइल होता है। इसलिए क्या होता है, अगर हम आयोडीन सॉल्यूशन सिर्फ पानी से बनाएंगे, डिस्टिल वाटर से बनाएंगे, तो क्या होगा, आयोडीन वोलाटिलिटी की वजह से वो उड़ जाएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम आयोडीन सॉल्यूशन को KI सॉल्यूशन में प्रिपेयर करते हैं। ओके, इसके वजह से क्या होता है, आयोडीन I3 माइनस आयन में कन्वर्ट हो जाता है और इसलिए उसका वोलाटिलिटी कम हो जाता है। ओके, तो अब I3 माइनस कैसे टेक पार्ट करता है वो बहुत ज़रूरी है। तो वो क्या करता है, I3 माइनस आयन accepts 2 electron and it gives 3 iodide ions and the E0 value is 0.5355 volt. तो यहाँ क्या देगा, that it get आयोडीन जब रिएक्ट करता है 2 इलेक्ट्रॉन से और I3 माइनस आयन जब रिएक्ट करता है 2 इलेक्ट्रॉन से, तो इनके जो E0 वैल्यू है वो ज़्यादा डिफर नहीं करती। ओके, वो आसपास ही रहते हैं। ओके, तो इन आयोडोमेट्री I2 acts as a moderately strong oxidizing agent. ओके, तो क्योंकि यहाँ I2 मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, तो इससे क्या होगा ना, हम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट और वीक रिड्यूसिंग एजेंट बोथ को एस्टिमेट कर सकते हैं। ओके, हम दोनों को ही एस्टिमेट कर सकते हैं। बट इन आयोडोमेट्री I माइनस एक्ट्स अ वेरी वीक रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ क्या हुआ ना, I माइनस वीक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो हम इससे क्या कर सकते हैं, ओनली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को एस्टिमेट कर सकते हैं। तो चलिए अब आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन के मेथड के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हम यहाँ प्रोसीड्योर डिस्कस नहीं करेंगे, मगर कैसे करते हैं उसका जो प्रिंसिपल है वो देख लेंगे। तो आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन के लिए हम क्या करते हैं ना, हम डायरेक्ट टाइट्रेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं और सभी आयोडोमेट्रिक एंड आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन की तरह यहाँ पे हम स्टार्च इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो हम डायरेक्ट टाइट्रेशन के लिए क्या करते हैं ना, आयोडीन सॉल्यूशन को एक कॉनिकल फ्लास्क में लेते हैं और थायोसल्फेट सॉल्यूशन को एक बुलेट में लेते हैं और उसके बाद हम टाइट्रेशन करना शुरू करते हैं। बुलेट से ड्रॉप करके हम थायोसल्फेट ऐड करते हैं। इस टाइट्रेशन को बहुत जल्दी कंप्लीट करना पड़ता है क्योंकि आयोडीन जो है ना वो बहुत वोलाटाइल होता है। तो अगर हम ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो वो आयोडीन उड़ जाएगा और हमारा टाइट्रेशन में एरर आने का चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए हम इस टाइट्रेशन को जितनी जल्दी हो सके ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो इसके बाद हम क्या करते हैं ना, जब सॉल्यूशन स्ट्रॉइलर हो जाता है हम स्टार्च इंडिकेटर को ऐड करते हैं एंड फिर से हम थायोसल्फेट सॉल्यूशन ऐड करते हैं। अगर सॉल्यूशन कलरलेस हो जाता है तो हमको पता चल जाता है कि ये एंड पॉइंट है।
और रिएक्शन यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो ये था हमारा आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन का जो प्रिंसिपल था वो यहाँ पे ख़त्म होता है। ओके, सो लेट्स कम टू अ नेक्स्ट टॉपिक विच इज मेथड ऑफ टाइट्रेशन ऑफ आयोडोमेट्री। तो आयोडोमेट्री में हम टाइट्रेशन का इस नहीं करते। नेक्स्ट टॉपिक विच इज मेथड ऑफ टाइट्रेशन ऑफ आयोडोमेट्री। तो आयोडोमेट्री में हम टाइट्रेशन का इस नहीं करते, इसमें हम बैक टाइट्रेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को एक कॉनिकल फ्लास्क में लेके उसके पीएच को सुइटेबल पीएच में एडजस्ट करते हैं एसिड के इस्तेमाल से। ओके, उसके बाद क्या करते हैं ना, हम क्याई सॉल्यूशन ऐड करके उसको कवर करके डार्क में रख देते हैं कुछ देर के लिए। तो डार्क में हम क्यों रखते हैं कुछ देर के लिए, क्योंकि जो रिएक्शन क्याई का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ वो रिएक्शन बहुत स्लो होता है। तो कंप्लीट रिएक्शन के लिए हमको उसको डार्क में रखना है, अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज कंप्लीट रिएक्शन बिटवीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड KY विल नॉट हैपन। तो इससे क्या होगा ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के इक्विवेलेंट अमाउंट का हमारा I2 जनरेट नहीं होगा। तो इससे हमारा क्या होगा ना, आफ्टर सम टाइम जब हम उसको डार्क से निकालते हैं उसके बाद का प्रोसीजर क्या है ना, वो पहले जैसा है। उसके बाद हम उसमें पानी डालते हैं, पानी डालने के बाद फिर से हम पहले के प्रोसीड्यूर की तरह टाइट्रेशन शुरू कर देते हैं। तो ये था हमारा आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन का जनरल मेथड इन शॉर्ट। ओके, तो चलिए अब थोड़ा सोडियम थायोसल्फेट के बारे में जान लेते हैं। तो सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3 5H2। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 248 ग्राम्स। ओके, सो अब देख लेते हैं कि थायोसल्फेट कैसे रिडॉक्स रिएक्शन करता है। तो 2H2O3O2 माइनस आयंस क्या करते हैं ना, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, H4O6 2 माइनस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पर मॉलिक्यूल यहाँ कितना हुआ ना, 2H2O3 2 माइनस आयंस के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1 H2O3 2 माइनस आयंस के लिए 1 इलेक्ट्रॉन हुआ। तो अगर हम इसका इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करेंगे तो वो ऐसे आएगा कि मॉलिक्यूलर वेट बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पर मॉलिक्यूल। सो वो हुआ 248 by 1 दैट इज 248 ग्राम्स। तो सोडियम थायोसल्फेट का इक्विवेलेंट वेट क्या हुआ, 248 ग्राम्स। तो अब हम सभी जानते हैं कि सोडियम थायोसल्फेट का सॉल्यूशन सेकेंडरी स्टैंडर्ड होता है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि वो क्यों सेकेंडरी स्टैंडर्ड होता है। तो उसके लिए एक पॉइंट ये है कि वो थायोबैसिलस ग्रुप के बैक्टीरिया की वजह से वो सेकेंडरी स्टैंडर्ड होता है, क्योंकि उसका स्ट्रेंथ उसकी वजह से चेंज होता है। और एक होता है कि इन प्रेजेंस ऑफ एसिड स्ट्रेंथ ऑफ थायोसल्फेट चेंजेस बिकॉज H2O3 2 minus ion reacts with H plus ion and gives HSO3 minus and sulfur. Okay, colloidal sulfur. तो अब आप बोलोगे कि हमने तो सॉल्यूशन डिस्टिल वाटर में बनाया था, उसका pH तो 7 के आसपास होता है, तो वो एसिडिक कैसे हुआ। तो जो एटमॉस्फेयर में जो CO2 होता है ना, वो ऑर्डिनरी डिस्टिल वाटर में डिज़ोल्व होता है या डिस्टिल वाटर में डिज़ोल्व होता है। तो उसका pH क्या होता है, उसकी वजह से थोड़ा कम हो जाता है, वो एसिडिक हो जाता है। और वो एसिडिक pH में H2O3 2 माइनस डिकम्पोज करके HSO3 माइनस और कोलॉइडल सल्फर का प्रेसिपिटेट पड़ जाता है। तो उसका स्ट्रेंथ इसकी वजह से चेंज हो जाता है। ओके, सो लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ हाउ टू स्टैंडर्डाइज थायोसल्फेट सॉल्यूशन। ओके, तो थायोसल्फेट को स्टैंडर्डाइज करने के लिए हम आयोडोमेट्रिक बैक टाइट्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें हम डायरेक्ट टाइट्रेशन का इस्तेमाल नहीं करते, यानी कि डायरेक्ट थायोसल्फेट के साथ डाइक्रोमेट को हम टाइट्रेट नहीं करते। हालांकि डाइक्रोमेट एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, थायोसल्फेट एक रिड्यूसिंग एजेंट है, फिर भी हम इनका डायरेक्ट टाइट्रेशन नहीं करते हैं। वो क्यों, वो हम अब जान लेते हैं। तो पहला रीज़न तो यही है कि
इस टाइट्रेशन के लिए जो सुइटेबल इंडिकेटर चाहिए वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो दूसरा जो पॉइंट है वो है कि थायोसल्फेट, तो हम क्या करते हैं ना डाइक्रोमेट की टाइट्रेशन के वक्त ना डाइक्रोमेट के ऑक्सीडाइजिंग पावर को इंक्रीज करने के लिए हम एसिडिक मीडियम का इस्तेमाल करते हैं। और थायोसल्फेट क्या होता है ना, हम पहले ही देख चुके हैं कि थायोसल्फेट एसिडिक मीडियम में डिकम्पोज कर जाता है और कोलाइडल सल्फाइड का प्रेसिपिटेट पड़ जाता है। ओके, मीडियम में। तो तीसरा रीजन यही है कि जो डाइक्रोमेट के साथ थायो का रिएक्शन होता है ना, वो स्टोइचियोमेट्रिक रिएक्शन नहीं होता है। ओके, तो अब हम देख लेते हैं कि थायोसल्फेट का आयोडोमेट्रिक बैक्टाइट्रेशन कैसे करते हैं। तो इसके लिए हमको पहले चाहिए होगा एक प्राइमरी स्टैंडर्ड ऑक्सीडाइजिंग सोल्यूशन, जो कि है हमारा डाइक्रोमेट सोल्यूशन। KI सोल्यूशन लगेगा, उसके बाद लगेगा इंडिकेटर जो कि है हमारा स्टार्च, एंड लगेगा थायोसल्फेट सोल्यूशन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द प्रोसीजर। सो पहले हमको क्या स्टेप 1 में क्या करना पड़ेगा, डाइक्रोमेट सोल्यूशन को एक कॉर्निकल में लेके उसके साथ H2SO को ऐड करना पड़ेगा। इससे क्या होगा ना, pH थोड़ा कम हो जाएगा, 7 से कम हो जाएगा, सोल्यूशन एसिडिक हो जाएगा और डाइक्रोमेट का ऑक्सीडाइजिंग पावर वो बढ़ जाएगा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे ना, KI सोल्यूशन को कॉनिकल फ्लास्क में डाल के और उस कॉनिकल के माउथ को एक वॉच ग्लास के साथ ढक के हम डार्क में रख देंगे। तो हम डार्क में रख देंगे तो एक रिएक्शन होगा, क्या होगा ना, डाइक्रोमेट वो रिड्यूस्ड होगा और I- जो आयोडाइड आयन है वो ऑक्सीडाइज होगा। तो डाइक्रोमेट क्या करेगा ना, I- को ऑक्सीडाइज करेगा, किसमें ना, I2 में। तो हमारा आयोडीन लिबरेट होगा। तो अब हम जानेंगे कि हम कॉनिकल फ्लास्क को वॉच ग्लास से क्यों ढक के रखते हैं। ओके, तो रिएक्शन मिक्सचर में क्या होता है ना, आयोडीन लिबरेट होता है और आयोडीन वोलेटाइल होता है। इसकी वजह से क्या होता है ना, आयोडीन बाहर निकलना चाहता है। अगर कॉनिकल फ्लक्स खुला होगा तो वो आयोडीन बाहर निकल जाएगा और हमारे टाइट्रेशन में और एस्टिमेशन में एरर आ सकता है। इसलिए हम क्या करते हैं ना, उसको वॉच ग्लास के साथ ढक के रखते हैं। तो वॉच ग्लास को ढकने का भी एक प्रोसेस होता है। अगर वॉच ग्लास को हम जो दाहिने तरफ इमेज है उसकी तरह रखेंगे तो क्या होगा ना, वॉच ग्लास के नीचे की तरह वो आयोडीन जाके जमा होगा। तो उसको जब हम वॉश करेंगे आफ्टर द रिएक्शन कंप्लीटेड, उसको जब हम वॉश करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम आ सकता है। तो हम अगर बाईं तरफ जो इमेज है उसकी तरह हम कॉनिकल फ्लास्क को ढकेंगे वॉच ग्लास से, तो क्या होगा ना, उसको वॉश करने में हमको आसानी होगी और वो जो आयोडीन है उसका पानी अंदर गिरेगा, तो उसका कोई लॉस नहीं होगा, हमारा कोई आयोडीन लॉस नहीं जाएगा। ओके, तो इसके बाद हम देख लेते हैं कि सेकेंड स्टेप क्या होगा हमारा। तो हम डार्क में रख चुके थे अपने सोल्यूशन मिक्सचर को, तो उसको हम निकालेंगे और निकालने के बाद जितनी जल्दी हो सके हम टाइट्रेशन को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हम क्या करेंगे ना, उसको डाइल्यूट करेंगे वाटर के साथ। तो डाइल्यूट करने से क्या होगा, जो हमारा एसिडिक पीएच था वो थोड़ा इंक्रीज करेगा। तो पीएच इंक्रीज करने का मतलब क्या है ना, कि हम क्यों करते हैं पीएच इंक्रीज, क्योंकि हम जब थायोसल्फेट डालेंगे वो तो हमारा एसिडिक मीडियम में डिकम्पोज कर जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं ना, उसका पीएच बढ़ाने के लिए डिस्टिल वाटर ऐड करते हैं और उसका पीएच थोड़ा बढ़ा लेते हैं। क्या करते हैं ना, तो अब हम क्या करेंगे ना, जो हमारा रिएक्शन मिक्सचर है उसको टाइट्रेट करना शुरू करेंगे रैपिडली। ओके, कब तक टाइट्रेट करना पड़ेगा ना, जब तक कि ना एक स्ट्रॉ येलो कलर आ जाता है। तो जब स्ट्रॉ येलो कलर आ जाएगा तो हम क्या करेंगे ना, उसके साथ स्टार्च ऐड करेंगे। तो स्टार्च ऐड करने के बाद हम देखेंगे कि सॉल्यूशन का जो रंग है, जो कलर है वो नीला हो जाएगा, वो ब्लू हो जाएगा। ओके, स्टार्च ऐड करने के बाद तो उसके बाद हम एक दो ड्रॉप थायोसल्फेट सॉल्यूशन ऐड करेंगे, जब तक कि ना हमारा सॉल्यूशन कलरलेस हो जाता है। तो जब सॉल्यूशन कलरलेस हो जाएगा हमारा टाइट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा और हमारा थायोसल्फेट का एस्टिमेशन यहीं पे भी ख़त्म हो जाएगा। ओके,
तो ये था हमारा आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन का पार्ट 1, और जो भी इंफॉर्मेशंस हैं वो हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. If you like this video, please don't forget to subscribe my channel.